जनवरी 2005 में नासा की तरफ से एक अनोखा प्रोब स्पेस में भेजा जाता है, जिसका मिशन सिर्फ ये पता लगाना था कि अर्थ पर पानी आया कहाँ से। डीप इम्पैक्ट नामी ये प्रोब 27 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक कॉमेट के करीब पहुंचता है और इसी कॉमेट में छुपे थे कई ऐसे राज जिन्हें पिछली कई सदियों से ढूंढा जा रहा था। नाजरीन, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां पे ह्यूमन जिंदा रह सकते हैं और ऐसा मालूम होता है कि जैसे अर्थ को इंसानों के लिए ही बनाया गया हो। यहाँ वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो ज़िंदगी के लिए अहम मानी जाती हैं, पानी, खाना और ऑक्सीजन। इतने वसी और जाइंट यूनिवर्स में दूसरा कोई ऐसा प्लेनेट हो या ना हो, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अर्थ को ही जानते हैं जहाँ पर इंसान किसी मदद के बगैर जिंदा रह सकता है। पर आज से 5 अरब साल पहले अर्थ का कोई वजूद ही नहीं था। जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम और अर्थ मौजूद है, मिल्की वे गैलेक्सी का किनारा है। जब हमारा प्लेनेट नहीं था तो इसकी जगह यहाँ पर मिट्टी का एक बहुत बड़ा बादल था। ये एक ऐसा बादल था जिसमें मिट्टी और गैसेस भरी हुई थी और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये एक प्लेनेट में तब्दील हो गया, वही प्लेनेट जहाँ आज हम रहते हैं। मिट्टी और गैसेस के इस बादल को मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। इस बादल में डस्ट पार्टिकल्स थे जिनमें सैंड, सिलिकॉन एंड मेटल्स शामिल थे। इस बादल की पैदाइश मुख्तलिफ डेड स्टार की वजह से हुई थी। यूनिवर्स के शुरुआती वक्त में जिन स्टार्स ने अपना सारा फ्यूल जला दिया वो फट गए और फटने की वजह से उनके ज़र्रात आसपास के यूनिवर्स में फैल गए। ये आसमान में दिखने वाले बादलों की तरह नहीं बल्कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिनको हबल टेलीस्कोप के जरिए देखा गया है। हैरत अंगेज तौर पर ये बादल 100 लाइट ईयर्स जितना बड़ा था, यानी अगर कोई लाइट इसके एक कोने से ट्रेवल करना शुरू हो जाए तो वो मॉलिक्यूलर क्लाउड के दूसरे कोने तक पहुँचने में उसे 100 साल लग जाएंगे। आसान अल्फाज में अगर समझा जाए तो सूरज और अर्थ के दरमियान जितना डिस्टेंस है उससे ये 60 लाख गुना बड़ा मिट्टी का ये बादल है। यही वो बादल है जिससे नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं और जो ताकत, जो फोर्स इस बादल में से प्लैनेट्स और स्टार्स को बनाती है वो है ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, वही ग्रेविटी जो स्पेस में होती तो नहीं लेकिन जनरेट की जाती है। स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के पार्टिकल्स इसी ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ते चले गए। जो बड़े पार्टिकल्स थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से एक दूसरे में टकराने लगे और इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई, जिसके गोल घूमते हुए कोर ने इसके सेंटर को गर्म कर दिया। अगले करोड़ों सालों में ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और मॉलिक्यूलर क्लाउड का कोर ज़्यादा बड़ा भी होने लगा, ज़्यादा तेज़ भी घूमने लगा और ज़्यादा गर्म भी होने लगा। और एक वक्त के बाद ये बहुत बड़ा फायरबॉल यानी हमारा सूरज बन गया। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड अब इसी सूरज के गिर्द घूमने लगा और इसमें मौजूद पार्टिकल्स ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में ज़िंदगी और उनके गिर्द घूमने वाले चांद बनेंगे। पर आखिर कैसे? ये एक मिस्ट्री थी लेकिन अब नहीं है। मॉलिक्यूलर क्लाउड से स्टार्स यानी सूरज बनने के बारे में पहली बार एक हाइपोथेसिस 1700s में एक जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट और फ्रेंच स्कॉलर पियर साइमन ने पेश किया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक आइडिया था। लेकिन उसके बाद जब 1920 और 1950 के दरमियान टेलीस्कोप एडवांस होने लगी तो एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस में अपनी आंखों से कई ऐसे डस्ट क्लाउड्स देखे जिसके अंदर नए स्टार्स का जन्म होता है। लेकिन इन बादलों के अंदर देखना टेलीस्कोप की मदद से मुमकिन नहीं था। फिर 1970 और 1980 के बीच में रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप की इन्वेंशंस ने ये मसला भी हल कर दिया। अब डस्ट और गैसेस के इन बादलों के अंदर देखना भी मुमकिन हो गया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप के जरिए मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर बनने वाले नए स्टार्स को देखा। इससे ये मालूम हुआ कि नए स्टार्स मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर ही जन्म लेते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको अगले 24 घंटों में मिल जाएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा।